बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई। उस मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ने गिले शिकवे भी रखे, और वो जो गिले शिकवे थे वो ये थे कि हमें चूँकि अहम फैसलों में एतमाद में नहीं लिया जाता, अहम जो हुकूमती फ़ैसले हैं उसमें हमारे से मुशावरत नहीं की जाती, हमारे साथ बैठकर बातचीत नहीं की जाती। दूसरा, उन्होंने सिंध के वाले से जो बात की, उन्होंने कहा कि जी सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जो सिंध के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बिल्कुल भी वफाक की कोई जो है वो हमें सीरियसनेस नज़र नहीं आती कि वफाक हमारे साथ बैठकर हमारे साथ बातचीत करे, मामलात को हल करे। तो इस पर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो को बिल्कुल जो है वो मुतमिन किया, और उन्होंने कहा कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जायज़ हैं, हम इसके ऊपर जो है वो इंशाअल्लाह नज़र-ए-सानी करेंगे और आपके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे और आपके मुतालबात को तस्लीम करेंगे। बात ख़त्म हो गई, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। ये जो मुलाकात थी इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत मौजूद थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत मौजूद थी, हुकूमत के जो वज़रा हैं वो इस मुलाकात में थे। अताउल्लाह तारड़ साहब थे, फिर बताया जाता है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी थे जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब थे, वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी मुलाकात बहुत खुशगवार मुलाकात कही जा रही है, और कहा जा रहा है ये मुलाकात इस लिहाज से खुशगवार थी कि तहादियों के दरमियान जो उनके माबैन तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो जाएंगे, कुछ दिनों तक हो जाएंगे या आने वाले हफ्तों तक हो जाएंगे, महीने तक हो जाएंगे, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज़ की जी शॉर्टी मिल गई है, एक चीज़ की गारंटी मिल गई है, और वो गारंटी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी उन्होंने हुकूमत को बजट के दौरान वोट देने के लिए मुकम्मल तौर पर उनको कह दिया कि जी हम बजट के लिए तैयार हैं, हम बजट के अंदर आपकी हिमायत करेंगे। उन्होंने बजट में वोट देने का वादा कर दिया और उन्होंने कहा कि जी बजट में हम आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। कहानी ख़त्म होगी, कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। ये देखें, जो दरअसल नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये जो पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर बात हो रही है, और फिर ये कहा जा रहा है कि जी काबीना के अंदर मुशावरत हो रही है कि काबीना के अंदर वफाकी वज़रा जिनको शामिल किया जाए उसमें तहादियों को भी शामिल किया जाए। तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि ठीक है, अगर हमें हमारी पार्टी की सीनियर क़यादत कहती है कि वफाकी काबीना में शामिल हो तो हमें होना चाहिए। लेकिन चूंकि ज़रदारी साहब जो हैं वो बड़े शतरंज के खिलाड़ी हैं और बड़े चालाक सियासतदान हैं, तो ज़रदारी साहब ने जी एक चाल चली, और वो चाल ये थी कि उन्होंने अहम जो ओहदे थे, जो अहम जो जिम्मेदारियाँ थीं वो अपने पास रखें। अहम ओहदे उन्होंने अपने पास रखे, आइनी ओहदे उनके पास हैं, सदर मुमलिकत का ओहदा उनके पास है, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा उनके पास है, गवर्नरशिप उनके पास है, KPK में उनके गवर्नर हैं, पंजाब में उनके गवर्नर हैं, ठीक है। तो इसी तरह जी अहम ओहदे उनके पास हैं। तो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी ठीक है, जे साढ़े को आइनी ओहदे है नहीं तो बस ठीक है, असी वजारतां दा की करना है, असी वजारतां दा की करिए। लेकिन अब चूंकि पता चल रहा है, अब चूंकि बिलावल साहब जो बातें कर रहे हैं उसमें वो वज़ीर आज़म ने उनको दावत दी है कि आपको वफाकी काबीना में शामिल होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप वफाकी काबीना में शामिल हो। इस हवाले से बिलावल साहब ने कहा कि वो ज़रदारी साहब से मुशावरत करेंगे और उसके बाद कोई हतमी फैसला करेंगे। लेकिन माइट भी पॉसिबल, हो सकता है, सियासत है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए राज़ी कर लिया जाए और उनकी भी वफाकी काबीना में शमूलियत यकीनी हो जाए। ये भी हो सकता है। तो फिर ये भी हो सकता है कि जो 3 वजारतें दी हुई हैं राना तनवीर हुसैन साहब को, 2 वजारतें ख्वाजा आसिफ के पास हैं, 2 वजारतें आज़म नज़ीर तारड़ के पास हैं, 2 वजारतें अताउल्लाह तारड़ साहब के पास हैं, तो वो फिर इस तरह करेंगे कि एक वजारत लेकर हो सकता है कि इसी तरह वजारतें देकर खुश कर दिया जाए। लेकिन वजारतें देना कोई बड़ा मसला नहीं है, वजारतें तो कोई भी ले सकता है, MKM भी है, पीपल्स पार्टी भी है। हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस हुकूमत के साथ बैठ जाएं। जो वज़ीर आज़म की मुलाकात थी, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात थी, उसमें फजलुर रहमान सोच रहे थे कि इमरान खान नाल बहना यार वैसे हमाकत ही हो सकती है,
ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੰਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਲਾ ਡੇਗ ਦੇਣ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਤੂੰ इमरान खान नाल बह गया, इस्टेब्लिशमेंट ਨੂੰ नाराज कर देता। तो फजलुर रहमान साहब को पता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट नाराज होगी तो वो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट मैंने बताया सर एक हकीकत है, अगर उसको आपने तस्लीम नहीं करना तो फिर आपने कुछ नहीं करना, फिर हुकूमतें किस काम की। जब आपने हुकूमत बना ली तो आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होना है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है, आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है। डायलॉग्स सियासी जमातों में कभी ख़त्म नहीं होते। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ एक वक्त में बदतरीन सियासी हरीफ समझे जाते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इत्तेहाद किया। 2007 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, मिसाक जमहूरियत किया। उस मिसाक जमहूरियत ने परवेज़ मुशर्रफ का गैर आइनी और गैर कानूनी इक़्तिदार पर जबरी तौर पर काबिज़ होने का जो रास्ता था वो हमेशा के लिए बंद कर दिया और परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार से फारग हो गए। परवेज़ मुशर्रफ को बतौर सदर मुमलिकत रिज़ाइन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। 2007 की एमरजेंसी, पाकिस्तान में लाल मस्जिद ऑपरेशन, पाकिस्तान में शहीद किया गया, बहुत से लोगों को शहीद किया गया। परवेज़ मुशर्रफ के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात उनके अपने सर के ऊपर अजाब नाज़िल हुए और जो उन्होंने किया था, जो बोया वही काटा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जस्टिस आई थिंक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने फैसला दिया था कि या तो परवेज़ मुशर्रफ बतौर सदर मुमलिकत कंटिन्यू करें या वो बतौर आर्मी चीफ कंटिन्यू करें। तो परवेज़ मुशर्रफ ने फिर सदर मुमलिकत का ओहदा छोड़ा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह गए और फिर उनके इख्तियारात ख़त्म। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तरह जिस तरह सुगड़ना शुरू हो गए। फिर जनरल इशफाक परवेज़ कियानी जो बहुत देर से ये कोशिशें कर रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ का रास्ता साफ किया जाए, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। और आपको याद है ना, जब परवेज़ मुशर्रफ ने स्टिक पकड़ाई थी तब परवेज़ मुशर्रफ का मुंह था देखने वाला, और परवेज़ मुशर्रफ का जवाल उसी दिन आ गया था जिस दिन मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत किया था। तो सर सियासी जमातें कभी भी पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होती हैं, डायलॉग्स के रास्ते बंद नहीं होते। सियासत है, सियासत मुमकिनात का नाम है। आज अगर इमरान खान साहब जेल में हैं तो अपने करतूतों की वजह से हैं। अगर आज इमरान खान साहब ये केसेस भुगत रहे हैं तो वो अपने करतूतों की वजह से भुगत रहे हैं। जब वो वज़ीर आज़म के तौर पर इस तरह से समझते थे, वो खुद को हिटलर समझते थे और वो समझते थे हो यार इस्टेब्लिशमेंट को तो पता है मेरा मुतबादल कोई नहीं। सर पावर शेयरिंग फार्मूला यही है, इत्तेहादी जमातों का पावर शेयरिंग फार्मूला यही है कि इमरान खान नहीं आन देना। नून लीग और पीपल्स पार्टी को पता है कि ये जितने मर्जी बदतरीन सियासी हरीफ हों, लेकिन इनको इस बात का पता है कि जब इमरान खान का रास्ता साफ होगा तो अल्टीमेटली इनकी सियासत दफन हो जाएगी। और ये काम इन्होंने करना कोई नहीं, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उस वक्त तक हुकूमत चलानी है जब तक इमरान खान साहब का खात्मा नहीं हो जाता। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है उनके पास। नवाज शरीफ क्यों राजी हुए थे, जरदारी क्यों राजी हुए थे हुकूमत पर? नवाज शरीफ को पता था, जब उन्होंने विक्ट्री स्पीच की इलेक्शन 2024, 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शंस हुए थे उसमें उन्होंने विक्ट्री स्पीच की ना, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम जरदारी साहब को दावत देते हैं बैठकर कि आए बैठकर हुकूमत बनाते हैं, मखलूत हुकूमत बनाते हैं। उनको पता चल गया था कि यार अब ऑप्शन पीछे कोई नहीं बचा, एक ही ऑप्शन है कि बैठ जो इत्तेहादी हुकूमत बना लो। इत्तेहादी हुकूमत बना ली, खान साहब फारग। अब ये कहा जा रहा है कि हाँ अगर पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है, जिस दिन जरदारी साहब ने बयान देने स्टार्ट कर दिया उस दिन हुकूमत खत्म। भाई हुकूमत खत्म कोई नहीं होनी है, 5 साल इस जमहूरी हुकूमत ने पूरे करने हैं। हाँ इन हाउस चेंज आता है, इन हाउस कोई तब्दीली होती है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। वजीर आजम अगली बार अगर इन हाउस तब्दीली होती है, इस बार अगर होती है, अभी तो नहीं होनी, वैसे अगर होती है, अगर इन हाउस तब्दीली हुई तो मुझे ये लग रहा है कि वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ से नहीं होगा। माइट भी पॉसिबल फिर पीपल्स पार्टी से वज़ीर आज़म हो, लेकिन शायद इसकी नौबत शहबाज शरीफ नहीं आने देंगे, इसकी नौबत इस्टेब्लिशमेंट नहीं आने देगी। उसकी वजह ये है कि अगर नून लीग 3 साल में डिलीवर कर गई, 3.5 साल में डिलीवर करने के बाद उन्होंने असेंबलीज डिसॉल्व कर दी तो सर इलेक्शंस होंगे अगले, बात खत्म। पीपल्स पार्टी में जरदारी, आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत और मुस्लिम लीग नून में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ दोनों शहबाज हुकूमत के जामिन हैं। ये मेरी बात लिख लें, शहबाज हुकूमत नहीं कहीं जा रही। अगर कोई समझ रहा है कि ये हुकूमत फारग हो जाएगी तो सर वो अपने जहन से ये चीज़ को निकाल दें।
اس لیے کیونکہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ جا کر چھلانگ لگا کر بیٹھ جاتی ہے اور ان ہاؤس تبدیلی آ جاتی ہے تو سر پھر پیپلز پارٹی نے سندھ میں حکومت نہیں کرنی. پیپلز پارٹی نے جو آئینی عہدے لیے ہیں, گورنرز کا عہدہ لیا ہے, صدر مملکت کا عہدہ لیا, وہ عہدہ لے کر انہوں نے گندے ہونا ہے, انہوں نے اپنے پر کیچڑ اچھلوانا ہے. وہ کام یہ نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں تو پھر وزارت عظمیٰ بھی اس کو دینی پڑے گی. اس کا رسک وہ لے نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس پیچھے آپشن کوئی نہیں ہے. حکومت کے پاس پیچھے آپشن کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خاموشی سے بیٹھ کر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر حکومت کرے اور ان کے اتحادیوں, ان کے تحفظات کو دور کرے. ٹھیک ہے, بات ختم. اس کے بعد کوئی آپشن نہیں پیچھے رہتا. ہاں, ایک آپشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ. پاکستان کی حقیقت ہے اور اس حکومت کے اصل ضامن جو ہیں وہ 3 کردار ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ, ایک آصف علی زرداری صدر مملکت اور ایک میاں نواز شریف. یہ 3 لوگ شہباز حکومت کی جو ہے نا مدت کے بھی ضامن ہیں اور اس کی حکومت کے بھی ضامن ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس حکومت کو کہے کہ جی میں آ کے گرا دیتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کتنی سیٹس ہیں؟ 4-5 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں, اسے وہ حکومت نہیں گرا سکتے. اچک زئی صاحب کے پاس اپنی ایک نشست ہے, ٹھیک ہے. اختر مینگل صاحب کے پاس کوئی 3-4 نشستیں ہیں. تحریک انصاف کی اپنی جو سنی اتحاد کونسل کی جو نشستیں ہیں وہ بھی اگر آپ ملا لیں تو یہ ٹوٹل کتنی نشستیں بنتی ہیں؟ سر نشستوں کے اوپر حکومتیں نہیں گرتی. ہاں, ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے, اس صورت میں آ سکتی ہے پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے, ایم کے نون لیگ سے ہاتھ اٹھا لے ان ہاؤس تبدیلی. لیکن ان ہاؤس تبدیلی آتی نظر نہیں نہ آ رہی. 3 سال بعد شہباز شریف صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کر دینی ہے. یہ میری بات لکھ لیں, یہ 5 سال کی حکومت نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ خام خیالی ہے, 5 سال کی حکومت ہے, جمہوری طرز عمل کے تحت, جمہوری تسلسل کے تحت حکومت 5 سال پورے کرے گی, ناٹ ایٹ آل. 3 سال بعد اسمبلی ڈیزالو ہے, نون لیگ آئی ہے معیشت کو ٹھیک کرنے. معیشت ٹھیک, الیکشنز, اگلے الیکشنز کی طرف جانا آپ نے, یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. تو سر اس حکومت کے جو ضامن ہیں وہ 3 شخصیات, نواز شریف, چیف آف آرمی سٹاف اور صدر مملکت. اور اس کے بعد آخری بات یہ کروں گا کہ عمران خان صاحب کا پتہ صاف کرنے کے لیے, ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے, یہ 3 شخصیات تب تک اتحادی رہیں گی جب تک عمران خان کا مکمل طور پر صفایا نہیں ہو جاتا. 2 شخصیات, آصف علی زرداری اور نواز شریف. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وقت کچھ بھی کر سکتا ہے, وقت آنے پر پتہ چلے گا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.